Hello subscribers and my dear students, today I selected the NEET Biology important chapter body fluids and circulation questions. Most important questions I have selected. Okay, so now we are going to start. These questions are very helpful in clearing your concept. Human body has 16 to 25 liter of extracellular fluid in the form of blood. हमारे यहाँ 16 से 25 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में है वो फ्लूइड? ब्लड के फॉर्म में है, लिम्फ के फॉर्म में है एंड CSF के फॉर्म में है, ECF के फॉर्म में है. ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कीप्स द इंटरनल ऑर्गन मॉइस्ट. तो ये जितना भी फ्लूइड है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को मॉइस्ट रखता है. ठीक है. 2 ECF आर मोस्ट कॉमन. ECF मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कॉमन है वो है ब्लड एंड लिम्फ. ओके. नाउ मूवमेंट ऑफ, देखें बहुत अच्छा पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन. इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन दोबारा सुने. मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेल इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन अकर्स बाय साइक्लोसिस. तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है उसे साइक्लोसिस कहते हैं. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पर कमिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम कैपिलरी इज कॉल्ड डायपेडिसिस. जो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर कैपिलरी जो होती हैं वो कैपिलरी जो WBC हैं वो कैपिलरी से बाहर आ रही हैं, इस स्टेप को कहते हैं डायपेडिसिस. बहुत अच्छा पॉइंट है, नीट के अंदर बहुत आता है. तो अभी हमने समझा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका मूवमेंट होता है उसे साइक्लोसिस कहते हैं और कैपिलरी की वॉल से WBC के बाहर आने को हम डायपेडिसिस कहते हैं. ओके. नाउ बहुत अच्छा पॉइंट था. इसके बाद ब्लड जो है हमारी बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है एडल्ट ह्यूमन में और ब्लड का जो pH वैल्यू है वो 7.4 है. ठीक है. अगर हम ब्लड को देखें तो यहाँ ब्लड जो है 55% प्लाज्मा है एंड 45% जो है ब्लड के अंदर कॉर्पस्कल्स हैं. तो जो 55% ब्लड है प्लाज्मा में उसके अंदर हम देखते हैं 92% वाटर है, 7% प्रोटीन है, 0.9 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं एंड 0.1 ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स हैं. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन है, हार्मोन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं. इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन. जो इसके अंदर प्रोटीन होते हैं वो है प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन. 3 प्रोटीन है. प्रोटीन का फंक्शन भी देखें. एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है. ग्लोब्यूलिन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं. फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. तो ये हमने देखा ब्लड में 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन. ओके. इसके बाद हम देखते हैं जो ब्लड है हमारा उसमें कॉर्पस्कल्स में RBC, WBC एंड हम देख रहे हैं प्लेटलेट्स. तो RBC को हम जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ठीक. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर प्लाज्मा प्रोवाइड फ्लूइडिटी. प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना होता है, इसकी वजह से ब्लड में फ्लो होता है. RBC का काउंट देखें, बहुत अच्छा पॉइंट है. RBC का काउंट जो होता है वो होता है 5-5.5 मिलियन ऑफ RBC मिलीमीटर क्यूब. इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBC काउंटिंग, जो RBC को काउंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं. नंबर इंक्रीज ऑफ RBC, अगर RBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया. लोअर RBC काउंट अगर हो जाता है तो उसे कहते हैं एरिथ्रोपीनिया. रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन अगर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया. शेप ऑफ RBC जो होती है वो बाइकॉनकेव होती है, सर्कुलर होती है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है. यानी ह्यूमन RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है. लेकिन हम देखें एक कैमल जो होता है, कैमल एंड लामा हैज़ RBC विद न्यूक्लियस. इनके RBC में न्यूक्लियस होता है. नॉर्मल
कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन जो है वो है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। आरबीसी फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, जो आरबीसी है वो रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। इरिथ्रोब्लास्ट सेल होती हैं फॉर्म्ड इन फीटस इन लीवर एंड स्प्लीन। ठीक है, अब इसके बाद देखें एक्सेस आरबीसी आर स्टोर्ड इन स्प्लीन। बहुत ज़्यादा जो आरबीसी होती हैं वो स्टोर होती हैं स्प्लीन में। सो स्प्लीन इज़ नोन एज ब्लड बैंक। बहुत अच्छा पॉइंट है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड, स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में नीट के अंदर आते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखें स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन इनटू द प्रोटीन एंड हीम। हीम इज अ पार्ट ऑफ आयरन and bilirubin. Iron is recycled in the synthesis of hemoglobin. तो अभी हमने ये देखा कि जो बिलिरुबिन होता है वो आरबीसी के टूटने से बनता है। ठीक है, और जो है हीमोग्लोबिन क्या है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हीम जो है आयरन है और ग्लोबिन उसके अंदर प्रोटीन है। तो उसके आरबीसी के टूटने से यहाँ बिलिरुबिन बनता है। WBC देखें यहाँ, WBC दे आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड सेल्स फाउंड इन द ब्लड लिम्फ। WBC का जो काउंट है वो 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब है। देखें हर चीज़ यहाँ पर हम आराम से नोट कर सकते हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। TLC में फॉल बिलो 5000 मिलीमीटर क्यूब व्हेन दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। इस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। जब ल्यूकोपीनिया कहलाती है जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 5000 से कम हो जाए तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया। ये जो रिटन मटेरियल है ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको जूम करेंगे तो पूरा आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर TLC। हमने ये देखा जो ल्यूकोपीनिया का जो केस होता है वो टीबी के अंदर होता है, एड्स के अंदर होता है और स्टारवेशन के अंदर होता है। ठीक है, WBC आर लार्ज देन आरबीसी इन साइज। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि WBC का जो साइज़ है वो आरबीसी से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखें जो WBC हैं वो दो तरीके की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल होती है, ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल नहीं होती। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 3 टाइप की हैं, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल, बेसोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होती वो 2 तरीके की होती हैं, वो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक है, अब हमने देखा न्यूट्रोफिल जो है वो फैगोसाइटिक एक्शन में होती है। स्नोफिल्स जो होती हैं नंबर इंक्रीज इन, इनका नंबर जो है इंक्रीज हो जाता है अस्थमा में या एलर्जिकल कंडीशन में। बेसोफिल जो होती हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस जब होती हैं तो उसके अंदर हिस्टामिन एंड हेपेरिन और सेरोटोनिन रिलीज करती हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। बेसोफिल का क्या फंक्शन है, इन एलर्जिक रिएक्शन में ये 3 चीज़ें रिलीज करती हैं, वो है हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, अब इसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में लिम्फोसाइट्स यूज़ होती हैं। मोनोसाइट जो होती हैं WBC में सबसे बड़ी होती हैं, लार्जेस्ट इन साइज होती हैं और फैगोसाइटिक इन एक्शन होती हैं। ठीक, अब आता है प्लेटलेट्स। तो देखें प्लेटलेट्स को जो है हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक, दीज आर द नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, कलरलेस होती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, एपियर राउंड ओवल ब्लड प्लेटलेट्स सिक्रीट प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। Platelets are formed in bone marrow by large nucleated cells called megakaryocytes. Lifespan of platelets is 1 week. Optimum number of platelets is required for maintaining the health of blood capillaries. Decrease platelets count is called थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटलेट्स का काउंट जो है कम हो जाए तो इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जैसे कि यहाँ लिखा है, आप लोगों को क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक, अब इसके बाद देखें हीमोग्राफिक डिसऑर्डर्स ऑफ द कैपिलरी ब्लीडिंग अकर्स व्हेन काउंट इज लेस। अगर WBC का अगर प्लेटलेट्स का काउंट 5000 मिलीमीटर से कम हो जाए, द नॉर्मल काउंट इज 1.5
ठीक है। हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, हीमोग्राफिक डिसऑर्डर हो जाता है, कैपिलरी में ब्लीडिंग चालू हो जाती है। ठीक है। अगर नॉर्मल काउंट कितना होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है 1.5-3.5 लाख, यानी 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है। अब इसके बाद देखें ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में बहुत अच्छा पॉइंट है, देखें ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप ABO, इन विच ब्लड ग्रुप ABO डिस्कवर्ड बाई कॉर्ल लैंडस्टेनर एंड AB ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाई हिज स्टूडेंट्स डी कैस्टेलो एंड स्ट्रूली। मतलब समझे यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप ABO जो है, ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, जिसमें ABO डिस्कवर्ड होते हैं कॉर्ल लैंडस्टेनर एंड AB ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाई हिज स्टूडेंट डी कैस्टेलो एंड स्ट्रूली। अब देखते हैं यहाँ पर ये टेबल, जिसमें ब्लड ग्रुप OA B एंड AB है। एंटीजन जो होता है उसके अंदर O में कोई एंटीजन नहीं होता, A में A एंटीजन होता है, B में B एंटीजन होता है और AB में A और B दोनों एंटीजन होते हैं। अब अगर हम देखें एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप O जो है उसके अंदर A एंड B दोनों एंटीबॉडी होते हैं। A के अंदर B अपोजिट एंटीबॉडी होती है, B में A एंटीबॉडी होती है, AB में नो एंटीबॉडी होती है। इसके बाद हम देखें मे रिसीव्ड द ब्लड, कौन ले सकता है ब्लड? ओ से O ब्लड ले सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो A और O से ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप B वाले ब्लड ग्रुप B और O से ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप AB वाले O, A, B और AB सबसे ले सकते हैं। इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। इसी तरीके से देखें मे डोनेट, किसे किसे डोनेट कर सकते हैं? मे डोनेट ब्लड ग्रुप O वाले जो हैं दे सकते हैं ब्लड, O को भी, A को भी, B को भी और AB को भी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, ब्लड ग्रुप A वाले को दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप A और AB दोनों। ब्लड ग्रुप B वाले को दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप B और AB दोनों। ब्लड ग्रुप AB वाले को ब्लड ग्रुप AB दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा ये जो है डोनेट कर सकता है। देखें मे डोनेट द ब्लड, जो डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब आता है परसेंटेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम देखते हैं तो ब्लड ग्रुप O वाले जो हैं 45% है, ब्लड ग्रुप B वाले जो हैं O वाले तो 45% आते हैं, ब्लड ग्रुप A वाले 41% मिलते हैं, ब्लड ग्रुप B वाले 10% मिलते हैं, ब्लड ग्रुप AB वाले 4% मिलते हैं। तो देखें ये वाला पॉइंट यहाँ देख लें, मे डोनेट द ब्लड, जो डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो OABAB है। ठीक है, अब ये बात जो है समझ में आ गई। ब्लड ग्रुप O जो है यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप A जो है, A वाला व्यक्ति इसमें A और B को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप B वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप B और AB को दे सकता है, और ब्लड ग्रुप AB वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है AB वाले को। ठीक, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर अब आता है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या थी। लैंडस्टेनर ने ये डिस्कवर किया, लैंडस्टेनर एंड वीनर ने 1940 में 1940 में ये डिस्कवर किया दैट मोस्ट ह्यूमन नियरली 80% and 93% Indian have the proteinous erythrocytes antigen also present in rhesus monkey also called RH factor। तो RH फैक्टर का मतलब क्या है? rhesus monkey की RBC पर एक जो है फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर कहा गया। तो देखें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर हम ब्लड ग्रुप लिखते हैं तो पहले ब्लड ग्रुप अगर हमने A लिखा है तो वो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप जो आरबीसी की सरफेस है, डोनर मेम्ब्रेन पर एक जो है फैक्टर होता है, उसी फैक्टर को RH फैक्टर कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो फॉर्म में होता है। तो जब भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव को A नेगेटिव ना देकर A पॉजिटिव दिया जाए। ब्लड ग्रुप B वाले को ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव को B पॉजिटिव ही दिया जाए। अगर RH फैक्टर B पॉजिटिव वाले का B नेगेटिव को दे दिया तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और मरीज़ की थोड़ी देर बाद डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय में दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक RH फैक्टर जो है
सेम होना चाहिए, यानी प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। और दूसरा एंटीजन जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। एंटीजन क्या होती है, आरबीसी की सरफेस पर मिलने वाला प्रोटीन होता है, उसे एंटीजन कहते हैं। ठीक, अब आता है ब्लड क्लॉटिंग। तो देखें ब्लड क्लॉटिंग जो है 3 मिनट्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। मैंने बहुत सिंपल स्टेप लिखे हैं कि प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो पहला स्टेप होता है थ्रोम्बिन। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, एक ब्लड का प्रोटीन है, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो फाइब्रिन बन जाते हैं, फाइब्रिन धागे होते हैं। और थर्ड स्टेप में हम देखें फाइब्रिन प्लस आरबीसी, फाइब्रिन प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ब्लड का क्लॉट बना लेते हैं। तो यह है ब्लड क्लॉटिंग के 3 स्टेप। इसके बाद आता है सीरम। क्या होता है, इट इज़ ए क्लियर फ्लूइड दैट सेपरेट फ्रॉम द ब्लड। क्लियर फ्लूइड है जो ब्लड से सेपरेट होता है, उसे सीरम कहते हैं। ड्यूरिंग क्लॉट फॉर्मेशन सीरम इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड मोस्ट लार्ज साइज्ड ऑफ सीरम प्रोटीन्स। इसके बाद देखें लिम्फ क्या होता है। लिम्फ इट इज़ ए कलरलेस येलोइश फ्लूइड दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टिश्यू। फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स। तो ब्लड में से आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स एब्सेंट हो जाती हैं, ब्लड में से आरबीसी एंड प्लेटलेट्स एब्सेंट हो जाती हैं। सो इट कंटेन ओनली प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। तो इसके अंदर प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होती हैं। सो इट कंटेन प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। लिम्फ हम देख रहे हैं, लिम्फ तो ये रहा लिम्फ, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, सब चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, अब लिम्फ को क्या कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी कहते हैं। इसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम देखें कैसे बना, लिम्फ बना ऑर्गन के अंदर, फिर उसके बाद लिम्फ कैपिलरी में आ गया, इसके बाद फिर देखें लिम्फ वेसल में आ गया, लिम्फ वेसल के बाद लिम्फ ऑर्गन होते हैं। लिम्फ ऑर्गन होते हैं जैसे लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स हमें पता है 4 होती हैं। एक होती है टॉन्सिल, एक होती है अंडर द आर्मपिट, एक होती है स्प्लीन और एक होती है पेल्विक जॉइंट में। ठीक है, थाइमस, बोन मैरो, स्प्लीन, ये सब हो गया। और 2 लिम्फ वेसल एंड आरे ऑफ हार्ट। इसके बाद आता है हार्ट। देखें हार्ट को जो है मीजोडर्मल, हार्ट इज़ मीजोडर्मल मस्कुलर हॉलो, और करीब करीब 300 ग्राम का उसका जो वेट होता है, और ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसकी 9 सेंटीमीटर के आसपास जो है 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हार्ट लाइज बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम बोन जो हमारे रिब्स केज की सेंटर बोन है, टाई बोन जिसे कहते हैं, उसके ठीक पीछे हार्ट होता है, और एक गड्ढा होता है उसे कहते हैं हाइलस कैविटी, उसके अंदर हार्ट होता है। हार्ट इज सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के भी देखें 3 पार्ट हैं, जैसे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और जो है एंडोकार्डियम। इसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी। तो देखो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट वॉल। हार्ट की जो वॉल होती हैं उन्हें भी ब्लड की सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के जरिए होती है। तो अब देखो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोनों एक राइट ऑरिकल, देखो ये राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, देखो ये ऊपर वाला राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, इसके बीच में एक होल है। इस होल को हम कहते हैं फोसा एविलिस। फोसा एविलिस इन द एरिया ऑफ द फीटल ओपनिंग कॉल्ड अ फोरामेन ओवेल। फोसा ओवेलिस, और इस होल को कहते हैं जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में है, इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। बहुत आता है नीट के अंदर। अब हम देखते हैं आगे द थिबेशियस वॉल्व। इसमें एक है थिबेशियस वॉल्व अकर। थिबेशियस वॉल्व अकर ये कहाँ होता है, थिबेशियस वॉल्व अकर एट द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। तो जो कोरोनरी साइनस होती है वहाँ पर थिबेशियस वॉल्व होता है। यूस्टिचियन वॉल्व एट द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे होता है यूस्टिचियन वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व ऑल्सो कॉल्ड माइट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और कॉर्डी टेंडिनी आर कनेक्टेड टू द पेपलरी मसल्स। तो पेपलरी मसल्स जो होती हैं वो हार्ट के अंदर होती हैं। कॉर्डी टेंडिनी आर कनेक्टेड टू पेपलरी मसल्स। इसके बाद हम आते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। देखें वर्किंग ऑफ हार्ट, ए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, जो कि 72
बार धड़कता है हार्ट 1 मिनट में। हार्ट बीट इज हाई इन स्मॉल एनिमल्स, जितने एनिमल छोटे होते हैं उसमें हार्ट बीट हायर होती है, जैसे 200 हार्ट बीट पर मिनट इन रैबिट होती है, 500 हार्ट बीट पर मिनट इन स्पैरो होती है। लो इन द लार्ज एनिमल्स, और जितने बड़े एनिमल्स होते हैं वहाँ पर हार्ट बीट कम होती है, जैसे 25 हार्ट बीट पर मिनट एलिफेंट में होती है, एज वेल एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में 64 पर मिनट इन फ्रॉग। अब इसके बाद आता है हार्ट बीट जो है वो दो तरीके की है, एक है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक है मायोजेनिक हार्ट बीट। तो न्यूरोजेनिक हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट इज जनरेटेड बाय नर्व गैंग्लियन, जैसे ऑर्थोपोड्स एंड एनिलेट्स की जो होती है वो न्यूरोजेनिक होती है। और जहाँ पर हार्ट बीट मसल्स के जरिए होती है उसे मायोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। मायोजेनिक हार्ट बीट इज जनरेटेड बाय मसल इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट बीट, जैसे मोलस्क हो गए और वर्टिब्रेट्स हो गए। अब देखें हार्ट ऑफ द फ्रॉग इज मायोजेनिक। हार्ट ये पूछते हैं बहुत। हार्ट ऑफ द फ्रॉग इज मायोजेनिक एंड कंटिन्यू बीट इन नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। अगर हम बाहर निकाल लें हार्ट को तो सेलाइन सॉल्यूशन में भी लगातार बीटिंग करते रहता है आफ्टर हैविंग बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। क्यों? क्योंकि फ्रॉग का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। ठीक, अब हम देखते हैं हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है। तो हार्ट बीट जनरेट होने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं राइट ऑरिकल के अंदर पेसमेकर लगा हुआ है। ये पेसमेकर, इसे एसएएन नोड कहते हैं। एसएएन नोड से जो इम्पल्स होती है वो एवीएन की तरफ जाती है। देखो ये एसएएन से एवीएन की तरफ जाएगी। एवीएन बंडल ऑफ हिस से जुड़ी हुई है और बंडल ऑफ हिस से नीचे की तरफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर पुर्किंजे फाइबर है। ठीक है, तो एसएएन को पेसमेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से इम्पल्स या जो हार्ट बीट का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे एसएएन को पेसमेकर कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। जितना ब्लड जो है पंप होता है हार्ट के वेंट्रिकल से उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड डायस्टोल वाइल देयर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल। हार्ट के चैम्बर का फैलना डायस्टोल कहलाता है और हार्ट के चैम्बर का कॉन्ट्रैक्ट होना सिस्टोल कहलाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब जो है आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 70 ml होता है पर 70 ml पर हार्ट बीट, यानी हमारा हार्ट जो होता है एक कॉन्ट्रैक्शन और एक डायलेशन में 70 ml ब्लड फेंकता है और 5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट में पंप करता है और 300 लीटर ब्लड जो है 1 घंटे में करता है। और ये जो है एक्सरसाइज के समय में ये रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है हार्ट साउंड। हम जानते हैं हार्ट की जो साउंड होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है लुब और एक होती है डुब। ठीक है, लुब डुब, तो दोनों ही याद रखने वाली बात है कि लुब डुब जो होती है वो दोनों ही क्लोजर सिचुएशन में होती है। ठीक है, अगर देखें हार्ट की पहली साउंड होती है लुप। जो लुप होती है वो सिस्टोलिक साउंड कहलाती है और ये बनती है क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। देखें क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। देखो ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ये है। ठीक है, ये वाला ट्राइकस्पिड, पहला वाला ट्राइकस्पिड और ये वाला बाइकस्पिड वॉल्व, इसका क्लोजर होता है तो साउंड बनती है, तो साउंड बनेगी यहाँ पर लूप साउंड बनेगी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के बंद होने पर। और डुप साउंड जो बनेगी वो यहाँ सेमील्यूनर वॉल्व होता है इस जगह पर, सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोजर पर डुप साउंड बनेगी। तो एक बार और पॉइंट क्लियर करें, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, पहला है ट्राइकस्पिड उसके बाद है बाइकस्पिड वॉल्व बंद होता है तो साउंड बनती है लूप, और यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल्व होता है, सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोजर होने पे साउंड बनती है डुप। तो लुप डुप ये हार्ट की साउंड हो गई। 1 हार्ट बीट कंप्लीट इन 0.8 सेकेंड। तो 1 हार्ट बीट जो होती है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे पॉइंट जो है रख रखे हैं, ये सब जो है आप लोग उतार सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो देखो कार्डियक एक्टिविटी जो रेगुलेट होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वे और एक होता है एक्सट्रिंसिक वे। इंट्रिंसिक वे के अंदर हम देख रहे हैं पहले क्या होता है, एसएएन से इम्पल्स एवीएन की तरफ चलता है, एवीएन से बंडल ऑफ हिस की तरफ चलता है, बंडल ऑफ हिस से पुर्किंजे फाइबर की तरफ चलेगा। तो ये तो कहलाता है इंट्रिंसिक वे। अब आता है एक्सट्रिंसिक वे। एक्सट्रिंसिक वे यानी हार्ट से बाहर, तो हार्ट से बाहर होती है मेडुला ऑब्लंगेटा।
ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा एएनएस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिकली वेगस नर्व के जरिए वर्क करता है। तो वेगस नर्व जो होती है वो डिसेलरेट्स द नोडल एक्टिविटी रिड्यूसिंग द हार्ट बीट एंड इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट बाई, कार्डियक आउटपुट जो बढ़ जाता है वो बढ़ता है किसकी वजह से, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से, जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये थे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अब आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, देखें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ। तो हार्ट बीट का मतलब है इट इज़ द रिदमिक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। नॉर्मल हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट बट इंक्रीज इन वुमेन, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फीवर एंड एक्साइटमेंट। इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है। फास्ट ओवर 100 हार्ट बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड ट्रैकाइडिया। तो उस कंडीशन को कहते हैं ट्रैकाइडिया। अगर हार्ट बीट 100 से ज़्यादा है तो ट्रैकाइडिया, और अगर हार्ट बीट 60 से कम है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर 60 बीट्स पर मिनट है 1 मिनट में तो ब्रेडिकार्डिया। अब इसके बाद देखें पल्स क्या होता है। पल्स है द रेट ऑफ प्रेशर वेव फेल्ट इन आर्टरीज ड्यू टू पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड पल्स। इट इज़ इक्वल टू हार्ट बीट। जो पल्स होती है वो हार्ट बीट के बराबर होती है। अब देखें यहाँ सबसे ज़्यादा ईसीजी पे आता है। ईसीजी किसने डिस्कवर किया था, इन्थोन वॉन ने 1906 में। तो ईसीजी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इट इज़ रिफाइंड टाइप ऑफ स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या होता है, ईसीजी में गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है इन विच मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन्हें लगा दिया जाता है, आर प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्स, स्पेशली जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, उससे बॉडी से चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं गैल्वेनोमीटर के जरिए एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। इस ग्राफ के अंदर पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव बनती है। तो ठीक है, ये बहुत पूछते हैं। पी वेव का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस वेव का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, याद रखें, और टी वेव का मतलब है रीपोलराइजेशन और एंड ऑफ सिस्टोल। एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है, नीट में भी यही पूछेंगे। पी वेव का मतलब तो कहेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और टी वेव का मतलब है रीपोलराइजेशन। अब आता है यहाँ आगे देखते हैं हम पी एंड क्यू इंटरनल लेंथ। अगर जो है लेंथ पी एंड क्यू इंटरनल लेंथ इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम रूमेटिक फीवर, अगर पी और क्यू की लेंथ बढ़ जाती है तो उसे रूमेटिक फीवर के सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल ईसीजी में पी आर इंटरनल इज 0.16 सेकेंड। इनलार्जमेंट ऑफ क्यू एंड आर वेव्स, अगर क्यू एंड आर वेव का इनलार्जमेंट हो जाता है तो इसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। टी वेव फ्लैटेंड व्हेन हार्ट मसल्स रिसीव्स द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर टी वेव फ्लैटेंड हो जाए तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो रही है। अब देखें आर्टरी वेन कैपिलरी, जैसे कि हम जानते हैं आर्टरी सराउंडेड बाई थ्री थिक मेम्ब्रेन, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। नैरो ल्यूमन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है एक को छोड़कर, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद वेन में देखें, वेन में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना होता है, लार्ज ल्यूमन होता है, और ये हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है एक को छोड़कर, वो है पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आता है कैपिलरी। तो वेरी थिन ल्यूमन होती है कैपिलरी में। कैपिलरी कैन अलाउ द आरबीसी इन सिंगल फाइल एंड डब्ल्यूबीसी, तो ये डब्ल्यूबीसी को अलाउ कर सकती है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, उस प्रोसेस को डायपेटिसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम फ्लोज द वीनस और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the digestive tract, spleen, pancreas and gallbladder to liver for extraction of nutrients and other metabolites। तो नॉर्मल बीपी जैसा कि हम जानते हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर 120/80, ठीक है, और इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो 40 mm Hg। Hg इसलिए लगाया क्योंकि स्फिग्नोमैनोमीटर के अंदर पारा भरा होता है। इसके बाद है हाइपर टेंशन हम देखते हैं 140 से 90 होती है, अप टू 220 से 120 मिलीमीटर पर Hg, कॉज द किडनी फेलियर एंड ब्रेन हेमोरेज हो जाएगा और किडनी फेलियर हो जाएगा अगर ब्लड प्रेशर 220 और 120 पहुंचा। ठीक है, तो अब आता है हाइपर टेंशन में कॉज बाय हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड एल्डोस्टेरोन एंड रेनिन।
तो हाइपरटेंशन जो होती है वो इस हार्मोन की वजह से भी हो सकती है, एल्डोस्टेरोन एंड रेनिन। अब इसके बाद आता है मे कॉज। अच्छा, हमने देखा CAD क्या होती है, देखें CAD कॉर्नरी आर्टरी डिसीज होती है जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें आर्टरी की जो वॉल होती है उसकी हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होने की वजह से। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट एंड फाइब्रस टिश्यू इन आर्टेरियल वॉल कॉज द नैरो ल्यूमन। तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और हार्डनिंग हो जाती है आर्टेरियल वॉल की, इसी को कॉर्नरी आर्टरी डिसीजेस कहते हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ जाता है। अब देखें नीट के कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पीएच ऑफ ब्लड है वो 7.4 है। बीटा ग्लोबुलिन कैरी, जो बीटा ग्लोबुलिन होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन को कैरी करता है। लार्जेस्ट WBC जो होती है वो मोनोसाइट होती है, बहुत अच्छा पॉइंट है, सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट्स। स्नोफिल्स को इओसिन कलर से करने पर ये ब्राइट रेड कलर की दिखाई देती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं AB ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाई। देखो हमने पढ़ा था ए ब्लड ग्रुप जो है डिस्कवर हुए थे वो लैंडस्टनर ने करे थे, लेकिन AB ब्लड ग्रुप जो है वो कैस्टेलो एंड स्टेनी ने किए थे। डी कैस्टेलो एंड स्टेनी ने AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न इज ड्यू टू, जो हीमोलाइटिक डिसीज होती है न्यू बॉर्न के अंदर उसका मेन कारण होता है RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव इंट्रैक्शन। इसके बाद है थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट्स द फैक्टर 10। इसके बाद अगर हम देखें अगला पॉइंट है सिक्रीटरी मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट कवरिंग बिलोंग्स टू फाइब्रस पेरिकार्डियम, सिरस पेरिकार्डियम एंड कोरोनरी सल्कस। तो इसमें लगाएंगे हम सिरस कार्डियम पर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड द नोडुलर टिश्यू इज रिच इन, जो नोडुलर टिश्यू होती है हार्ट की उसके अंदर जो है सोडियम आयन रिच होते हैं। वेगस नर्व, ध्यान रखें वेगस नर्व का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एसिलरेट द हार्ट बीट या डिसिलरेट द हार्ट बीट। जो वेगस नर्व होती है वो हार्ट बीट को कम करती है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वेगस नर्व हार्ट बीट को कम करती है, तो डिसिलरेट द हार्ट बीट। इसके बाद है हार्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है अगर इस तरफ दर्द होता है तो ये एंजाइना पेक्टोरिस की पहचान होती है। WBC में बेसोफिल फैगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं रखती हैं। अभी बहुत अच्छा पॉइंट है कि कौन सी ऐसी WBC होती हैं जो फैगोसाइटिक नहीं होती हैं, जो बैक्टीरिया को नहीं मारती हैं, वो है बेसोफिल। बेसोफिल जो होती हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपेरिन जो है रिलीज करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले द रोल इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में फॉलोइंग डस प्ले, कौन कौन सी जो है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है, विटामिन K की होती है और फाइब्रोनोजन, तीनों की ज़रूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो है विटामिन K। एक बार क्वेश्चन नीट में आया जिसमें ये पूछा कि एक एक्सीडेंटल केस में जब एक पेशेंट जो है डॉक्टर के पास एडमिट हुआ तो उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो डॉक्टर ने विटामिन K का इंजेक्शन जो है दिया जो कि ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। इसके बाद है बंडल ऑफ हिज इज ए ग्रुप ऑफ, जो बंडल ऑफ हिज हार्ट के अंदर होता है वो ग्रुप होता है मसल फाइबर्स का। ब्लड में बफर सिस्टम सोडियम बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड की वजह से बनता है। बफर सिस्टम का मतलब है कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर लेना, मेंटेन रखना, ठीक है। तो बफर सिस्टम किसकी वजह से बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड की वजह से। सीरम क्या है, सीरम इज ब्लड विदाउट कॉर्पस्कल्स एंड फाइब्रोनोजन। तो सीरम जो है वो बिना ब्लड में से अगर हम कॉर्पस्कल्स एंड फाइब्रोनोजन निकाल दें तो वो सीरम कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने सब देख लिए। इसके बाद है मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक WBC जो होती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। व्हाट हैपन्स व्हेन पेसमेकर इज नॉट फंक्शनल, क्या होगा अगर पेसमेकर जो है नॉट फंक्शनल हो जाए, तो हम कहेंगे कार्डियक मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर रिदमिकली, तो हार्ट की रिदम जो होगी वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। ल्यूकोपीनिया इज द कंडीशन वेयर ल्यूकोसाइट्स डिक्रीज बिलो, ल्यूकोपीनिया वो कंडीशन होती है जिसमें ल्यूकोसाइट जो होती हैं 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाती हैं या रह जाती हैं। इसके बाद इतनी रह जाती हैं। RBC आर ई न्यूक्लिएटेड, दे कैन कैरी मोर हीमोग्लोबिन। RBC में न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये हीमोग्लोबिन को रख सकें। हार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट का भी जो हार्ट है वो कहलाता है SAN नोड।
ठीक है, क्योंकि ये हार्ट बीट को जनरेट करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेगोसाइटिक, इसमें पूछा है कौन सी फेगोसाइटिक होती हैं, तो हम कहेंगे मोनोसाइट। इसमें मोनोसाइट आरबीसी, इस्नोफिल एंड बेसोफिल पूछी है, तो आंसर आएगा मोनोसाइट। ईसीजी टी वेव रिप्रेजेंट द डायस्टोल ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। इसके बाद है क्लोजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द लाउड साउंड ऑफ द हार्ट बीट की जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा तेज कहाँ पर सुनाई देती है, वहाँ पर आएगी जहाँ हम कहेंगे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व जहाँ होता है वहाँ पर आती है। पॉलीसाइथीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट। इसके बाद पूछते हैं विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया विटामिन के का इंजेक्शन जो होता है एक्सीडेंटल इंजरीज वाले मरीज जब एडमिट होते हैं तो डॉक्टर विटामिन के का इंजेक्शन देता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। बेसोफिल डब्ल्यूबीसी रिलीज, डब्ल्यूबीसी में जो बेसोफिल होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, वो हेपेरिन हिस्टामिन रिलीज करती हैं। आरएच नेगेटिव पर्सन डिनोटेड ब्लड टू donated blood to RH positive person for the second time, then nothing happens to the RH positive person। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद है RH factor in man could be connected to मैकारीसिस मंकी। RH फैक्टर जो है किससे कनेक्टेड है, वो है मैकारीसस मंकी। वो स्पीसीज पूछते हैं मैकारीसस मंकी। ठीक है, इसके बाद है ABO ब्लड ग्रुप, हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर फाउंड, तो इसमें हम लगाएंगे टिक 4 पर। 4 फिनोटाइप होते हैं और 6 जीनोटाइप होते हैं, इसलिए ये लगाएंगे। रेट ऑफ हार्ट बीट इज रिड्यूस्ड बाय, किसके जरिए कम की जाती है, वो है एसिटाइल कोलिन। दोबारा सुने, रेट ऑफ हार्ट बीट इज रिड्यूस्ड बाय एसिटाइल कोलिन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसके बाद है हार्ट मर्मर इंडिकेट्स, हार्ट के अंदर जो मर्मरिंग साउंड होती है वो इंडिकेट करती है डिफेक्टिव हार्ट वॉल्व्स की। अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप्ड बाई हार्ट इनटू द बॉडी पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, इसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट कहते हैं जो ब्लड पंप होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आता है द हीमोग्लोबिन ऑफ ए ह्यूमन फीटस हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ हायर एफिनिटी होती है इन कंपैरिजन टू एडल्ट। मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स परफॉर्म ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोलस्क और आर्थ्रोपोड का जो सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, यानी इसके अंदर किसी में भी ब्लड आर्टरियो वेन में फ्लो नहीं होता है। ब्लड में WBC न्यूट्रोफिल्स लार्ज क्वांटिटी में होती हैं, कौन सी WBC लार्ज क्वांटिटी में होती हैं, तो आंसर आएगा न्यूट्रोफिल्स। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ग्लोबुलिन contains in human blood plasma are involved in the defense mechanism of the body। ठीक है, इसके बाद है विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के करता क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। इसके बाद है पेपलरी मसल्स आर फाउंड इन मैमेलियन वेंट्रिकल, जो पेपलरी मसल्स होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, पिन्ना में, आई में, ऑरिकल में, वेंट्रिकल में, तो हम आंसर लगाएंगे वेंट्रिकल में। द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व इन इनरवेटिंग द हार्ट इज टू रिड्यूस द हार्ट बीट, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वेगस नर्व जो होती है वो हार्ट की हार्ट बीट को कम करने में अपना रोल प्ले करती है, कम करती है। इसके बाद है द ओपनिंग ऑफ inferior vena cava into right auricle is regulated by eustachian valve, बहुत अच्छा पॉइंट है। ओपनिंग ऑफ inferior vena cava into right auricle, inferior vena cava की right auricle में जो ओपनिंग होती है वो रेगुलेटेड होती है यूस्टीचियन वॉल्व। इसके बाद है द वॉल्व सराउंडेड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज द थिबेशियस वॉल्व, तो ये है थिबेशियस वॉल्व। ठीक है, ये मैंने सब लोगों को लिख के दे दिया है, इसे नोट कर लेंगे। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज टर्म्ड इज एंजियोलॉजी, उसे हम कहते हैं एंजियोलॉजी। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसमें हम देखते हैं कि जो 0.8 सेकेंड की जो हार्ट बीट होती है इसमें एट्रियम सिस्टोल एंड डायस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड और 0.7, यानी
और जो ऑरिकल होते हैं, ऑरिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उसमें टाइम लगता है 0.1 सेकेंड में, और डायस्टोल होने में 0.7। इसी तरीके से वेंट्रिकल के केस में देखें, अगर सिस्टोल होता है तो 0.3 और डायस्टोल होता है तो 0.5, तो टोटल हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि अगर ये पूछते हैं कि हार्ट बीट के अंदर एट्रियम सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है तो उसकी रीडिंग ये आ जाएगी, और वेंट्रिकल का सिस्टोल डायस्टोल होगी तो उसकी रीडिंग 0.3 और 0.5 सेकेंड आ जाएगी। इसके बाद है इफ़ ए वुमन बिकम प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम द फीटस इज इन डेंजर व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, तब डेंजर वाली स्थिति बनेगी। सीरम डिफर फ्रॉम द ब्लड इन लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, तो जो सीरम होता है वो ब्लड से डिफरेंट होता है कि उसके अंदर जो है लैकिंग, उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं हमने तैयार किए इसके, और मैं समझता हूँ आप लोगों ने ये सब आसानी से आप लोग जो हैं इसको उतार सकते हैं। ठीक है, इसको जूम कर सकते हैं, इस जूम करके ये सारे नोट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए मिलेंगे। अंटिल बाय 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 बाय।